भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने का सपना, ये सपना तो बहुत बड़ा है। पर इस सपने को हकीकत में बदलने की चाबी क्या है? तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के दो सबसे जरूरी इंजनों को समझने वाले हैं। एक है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और दूसरी है देश की रीढ़ की हड्डी यानी एमएसएमईज। 10 करोड़। सोच कर देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। एक नेशनल पॉलिसी का वादा था कि वो इतने नए रोजगार पैदा करेगी। और बात सिर्फ रोजगार की नहीं थी, लक्ष्य था भारत की पूरी आर्थिक तस्वीर ही बदल देना। इसका मतलब ये था कि देश की कुल कमाई का 1/4 हिस्सा यानी 25% सिर्फ फैक्ट्रियों और प्रोडक्शन से आना था। तो सवाल उठता है कि भई इन बड़े बड़े वादों और इतने एम्बिशियस आंकड़ों के पीछे आखिर कौन सी योजना थी? ये सब जुड़ा है साल 2011 की एक बहुत खास पॉलिसी से। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये थी 2011 की नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, या जिसे हम एनएमपी भी कहते हैं। ये भारत के इंडस्ट्रियल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा विजन था। तो इस एनएमपी 2011 के बेसिकली दो बहुत बड़े लक्ष्य थे। पहला, 2022 तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% तक ले जाना, जो कि एक बहुत बड़ी छलांग थी। और दूसरा, इसी टाइम पीरियड में 10 करोड़ नई नौकरियां तैयार करना। अगर ये हो जाता तो ये भारत के लिए सच में गेम चेंजर होता। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े लक्ष्य हासिल कैसे होते? इसके लिए जाहिर है एक पूरा प्लान बनाया गया था। आइए एक नजर डालते हैं कि इस प्लान के मुख्य बिंदु क्या थे। देखिए, इस पॉलिसी का मकसद था एक साथ कई मोर्चों पर काम करना, जैसे कि भारतीय प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव बनाना और नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान रखना। और एक बहुत जरूरी पॉइंट था निम्स, यानी खास इंडस्ट्रियल जोन बनाना। इसके अलावा बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए नियमों को सिंपल बनाना और प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने में मदद करना भी इसमें शामिल था। तो ये निम्स क्या बला थी? अरे, इनको आप एक तरह के सुपर इंडस्ट्रियल शहर समझ सकते हैं। मतलब ये ऐसे बड़े बड़े इलाके होते जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, बिजली, सब कुछ पहले से मौजूद हो। आइडिया ये था कि कंपनियां आसानी से आएं, अपनी फैक्ट्रीज लगाएं और लाखों लोगों को रोजगार मिले। अच्छा, बड़ी बड़ी पॉलिसीज तो अपनी जगह हैं, पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की असली जान तो उसकी छोटी छोटी यूनिट्स में होती है। तो अब हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के असली इंजन की, यानी एमएसएमईज की। जब हम एमएसएमई कहते हैं तो इसका पूरा मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। हमारे आसपास जो छोटी मोटी दुकानें, वर्कशॉप्स और फैक्ट्रियां हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आती हैं। और इनको ऑफिशियली 2006 के एक खास कानून एमएसएमईडी एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि कौन सा बिजनेस माइक्रो है, कौन सा स्मॉल और कौन सा मीडियम, ये तय कैसे होता है? इसके लिए सरकार ने कुछ बहुत ही साफ नियम बनाए हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। तो देखिए, ये क्लासिफिकेशन दो चीजों पर टिका है। बिजनेस में पैसा कितना लगा है यानी इन्वेस्टमेंट, और बिजनेस सालाना कमाई कितनी कर रहा है यानी टर्नओवर। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम, तो वो है माइक्रो। स्मॉल के लिए ये लिमिट 10 करोड़ और 50 करोड़ की है, और मीडियम के लिए 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर। और सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। तो चलिए एक बार फटाफट फिर से दोहराते हैं। माइक्रो मतलब 1 और 5, स्मॉल मतलब 10 और 50, और मीडियम मतलब 50 और 250 करोड़। ये नंबर्स याद रखने बहुत जरूरी हैं। तो ठीक है, अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एनएमपी आई 2011 में, जबकि एमएसएमईडी एक्ट है 2006 का। एनएमपी के दो बड़े लक्ष्य थे, 10 करोड़ नौकरियां और जीडीपी में 25% हिस्सेदारी। और एमएसएमईज की 3 कैटेगरीज हैं जो उनके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट पर बेस्ड है। ये हैं वो मेन पॉइंट्स जो बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, तो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी यानी एनएमपी किस साल में लाई गई थी? अगला सवाल, एनएमपी 2011 का लक्ष्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी को कितने % तक बढ़ाना था? और साल 2022 तक एनएमपी का लक्ष्य कितनी नई जॉब्स क्रिएट करना था? अच्छा जी, अब एमएसएमईज पर आते हैं।
भारत में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को किस एक्ट के तहत क्लासिफाई किया जाता है? किसी भी बिजनेस को माइक्रो कैटेगरी में रखने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है? और किसी बिजनेस को स्मॉल कहलाने के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा सालाना टर्नओवर कितना होना चाहिए? चलिए अब एक प्रैक्टिकल सवाल। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका इन्वेस्टमेंट है 40 करोड़ और टर्नओवर है 200 करोड़, तो वो किस कैटेगरी में आएगी? वापस एनएमपी पर चलते हैं। एनएमपी के तहत जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव था, उन्हें क्या कहा जाता है? एमएसएमई क्लासिफिकेशन में कौन से 2 फैक्टर्स को एक साथ देखा जाता है? और ये रहा आखिरी सवाल। एक बिजनेस है जिसका टर्नओवर 4 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए। बताइए, उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? उम्मीद है इस पूरी चर्चा से आपको ये ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो गए होंगे।